शालू और अनिकेत के माता पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके नाना नानी उन्हें अपने गांव ले आए और वहीं पर उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया। घर से स्कूल आने जाने वाले रास्ते पर एक गंदा तालाब पड़ा करता था, जिसमें कीचड़ वाले पौधों के साथ कुछ कमल के फूल भी उगा करते थे। शालू और अनिकेत के क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का मुन्ना कहा करता था कि उस तालाब के नीचे पाताल लोक है। पाताल लोक? हाँ, पाताल लोक, जहाँ बहुत सारे भूतनी और राक्षस रहते हैं। बहुत साल पहले हमारे स्कूल का ही एक लड़का उस गंदे तालाब में कमल का फूल तोड़ने गया था। पाताल लोक की एक भूतनी ने उसको पकड़कर तालाब के अंदर खींच लिया था। गांव के दर्जन भर लोग गायब हो चुके हैं। शालू और अनिकेत ने उस रात अपनी दादी से पूछा, दादी, गांव के गंदे तालाब में क्या कोई पाताल लोक की भूतनी रहती है? भूतनी के बारे में तो नहीं पता बेटा, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि वो गंदा तालाब बहुत गहरा है और आज तक उसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया है और उसमें एक दलदल भी है, इसलिए कभी भूल कर भी उस तालाब के पास मत जाना। एक दिन जब अनिकेत और शालू स्कूल से लौट रहे थे तो उनमें किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। तूने मेरा पेन अपनी सहेली को क्यों दे दिया? मुझे मेरा पेन वापस चाहिए। कल ले लियो। अनिकेत शालू के बैग से पेन निकाल लेता है। ये मेरे पेन है, इन्हें वापस कर। कल मैं तेरा पेन अपनी सहेली से दिलवा दूंगी। नहीं दूंगा। अनिकेत शालू का पेन गंदे तालाब में फेंक कर घर की ओर भाग जाता है। शालू वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। अनिकेत ने मेरे पेन फेंक दिए। उनमें से एक पेन पिताजी ने मुझे दिया था, वो उनकी अंतिम निशानी है। शालू पेन ढूंढने गंदे तालाब की ओर जाती है। पेन तालाब के बीचों बीच कीचड़ में पड़े हुए थे। शालू ने एक डंडे से पेन को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन डंडा छोटा पड़ गया। लगता है अब मुझे तालाब में घुसना ही पड़ेगा। शालू तालाब में घुस गई। उसके घुटनों तक कीचड़ ही कीचड़ था। शालू ने जैसे ही पेन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शालू जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई अंदर खींच रहा है। तभी शालू की दादी वहां आ गई। वे अपने साथ एक डंडा लेकर आई थी। दादी ने शालू की तरफ डंडा बढ़ाया, तभी तालाब में से एक भयानक भूतनी का सिर निकला। भूतनी ने शालू के बाल पकड़ लिए और उसे तालाब के अंदर खींच कर ले गई। अरे कोई बचाओ, मेरी पोती को बचाओ। दादी के शोर मचाने पर मुन्ना, अनिकेत और गांव के बाकी लोग वहां आ जाते हैं। पाताल लोक की भूतनी मेरी पोती को ले गई। मुन्ना भागकर अपने घर जाता है और ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लेकर आता है। वो तालाब के अंदर गोता लगा देता है। मुन्ना देखता है कि भूतनी शालू को खींचते हुए गहराई में ले जा रही है। मुन्ना उसके पीछे पीछे जाता है। भूतनी पानी के अंदर एक दरवाजे पर आकर रुक जाती है। लगता है यही पाताल लोक का दरवाजा है। भूतनी शालू को दरवाजे के अंदर ले जाती है। मुन्ना भी दरवाजे में घुस जाता है। मुन्ना जब दरवाजे के अंदर घुसता है तो वो बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले पा रहा था। भूतनी की निगाह मुन्ना पर पड़ जाती है। भूतनी मुन्ना की तरफ बढ़ती है। मुन्ना तुरंत तेजी से तैरकर तालाब के बाहर आ जाता है। वो गांव वालों को बताता है कि वो पाताल लोक देख कर आ रहा है। गांव के गायब हुए लोग शायद जिंदा हैं और वे पाताल लोक में बंद हैं। लेकिन हम उस भूतनी को मारेंगे कैसे? मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा था कि पाताल लोक की राक्षसनियां अमर होती हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता और बस एक ही उपाय है कि हम पाताल लोक में बंद लोगों को बाहर ले आएं। लेकिन भूतनी के वहां होते हुए ये कैसे संभव होगा? पुराण में ये भी लिखा था कि पूर्णिमा की रात को राक्षसनियां गहरी नींद में सोती हैं। मुन्ना, अनिकेत और गांव के कुछ अन्य लोग पूर्णिमा की रात को तालाब के अंदर पाताल लोक में जाते हैं।
वे देखते हैं कि भूतनी सो रही है। गांव के लोग एक एक करके शीशे में बंद सभी लोगों को बाहर लाते हैं। सभी लोग जिंदा थे। गांव के सभी लोग तालाब में मिट्टी डालकर तालाब को हमेशा के लिए पाट देते हैं। हालांकि गांव के लोगों को अभी भी डर लगता है कि कहीं भूतनी मिट्टी हटाकर किसी दिन वापस न आ जाए। हातिमपुर गांव के लोग रात में मुंह पर उंगली रखकर घूमते थे और कोई भी कुछ बोलता नहीं था। एक लड़का रोड पर अपने दादा के साथ जा रहा है। दादा, कल मुझे मेला लेकर चलोगे? दादा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुड़ैल का साया आता है। दादा लड़के का मुंह हाथ से बंद कर देते हैं। चुड़ैल भयानक आवाज में हंसती है। ये किसकी आवाज थी? दादा लड़के को लेकर झाड़ी में छुप जाते हैं। चुड़ैल कुछ देर रुककर चली जाती है। एक बार गांव में एक औरत का मर्डर हो जाता है। मर्डर की जांच करने केशलता अपनी टीम के साथ पहुंचती है। कोई भी गांव वाला पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सभी मुंह पर उंगली रखकर ना में सिर हिलाकर निकल जाते थे। केशलता को गांव में अपने स्कूल की दोस्त नेहा मिलती है। अरे नेहा, पहचाना मुझे? हम स्कूल में एक साथ थे। नेहा मुंह पर उंगली रखकर बस हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। इस गांव के लोग पागल हैं क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। नेहा, तुम तो कुछ बोलो। नेहा पेन निकालती है और एक कागज पर लिखती है कि अभी रात है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। नेहा अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी चोटी पकड़ ली। नेहा डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपने सूट से कैंची निकाली और बिना पीछे देखे ही अपनी चोटी काट दी और भागती हुई सीधा अपने घर पहुंच गई। अगले दिन नेहा केशलता के पास पहुंचती है। सबसे पहले ये बताओ कि गांव के लोग रात में कुछ बोलते क्यों नहीं? गांव में जुबान काट कर ले जाने वाली एक अंधी चुड़ैल आती है। वो रात में गांव में घूमती है। जिसकी भी आवाज उसके कानों में पड़ जाए, चुड़ैल अमावस की रात में आकर उसकी जुबान काट कर ले जाती है। गांव के बहुत से लोग गूंगे हो चुके हैं। कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मतलब मैं रात में बोलती रही तो अंधी चुड़ैल किसी अमावस्या की रात मेरी भी जीभ काट कर ले जाएगी? हाँ, ये देखो, कल चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़ ली थी। मजबूरी में मुझे चोटी काट कर ही भागना पड़ा। तुम और तुम्हारे साथियों को भी सावधान रहना होगा। अब ये बताओ, जिस औरत का मर्डर हुआ है, क्या उसका भी चुड़ैल से कोई लेना देना है? चुड़ैल उस औरत के लड़के की भी जुबान ले जा चुकी है। इस चक्कर में उसके लड़के की शादी टूट गई और वो पागल जैसा हो गया। वो औरत एक तांत्रिक के साथ मिलकर हर अमावस की रात गांव के बीचों बीच हवन किया करती थी, ताकि वो चुड़ैल को बुलाकर उससे अपने बेटे की जुबान वापस मांग सके। लेकिन फिर वो औरत एक दिन मरी हुई मिली। अब मुझे जाना होगा। सावधान रहना, आज अमावस है। केशलता मरी हुई औरत के घर जाकर उसके लड़के से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोल पाता। क्या तुम उस तांत्रिक के बारे में कुछ बता सकते हो जो तुम्हारी माँ से मिला करता था? रात हो जाने पर केशलता उस जगह पर जांच करने पहुंचती है जहां औरत तांत्रिक के साथ मिलकर हवन किया करती थी। तभी अचानक केशलता को महसूस हुआ कि जुबान निकालने वाली चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है। केशलता तुरंत रिवॉल्वर निकालकर पीछे पलटती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी चुड़ैल के हाथ केशलता की गर्दन पकड़ लेते हैं। अपनी गर्दन को छुड़ाने के प्रयास में
केसलता की रिवॉल्वर छूट जाती है। चुड़ैल केसलता की जीभ काट कर ले जाती है। अमावस्या की रात थी, इसीलिए पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। केसलता को मदद के लिए कोई नहीं दिख रहा था। वो दौड़ती हुई नेहा के घर पहुंची। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। केसलता तुरंत पेन से कागज पर लिखकर नेहा से कहती है कि वो उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने में उसकी मदद करे। अगले दिन नेहा गांव के हर घर में जाकर तांत्रिक के बारे में पता करती है। एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो तांत्रिक शमशान घाट में रहता है। नेहा और केसलता शमशान घाट पहुंचते हैं। शमशान घाट पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो चुकी थी। घनी अंधेरी रात में सुनसान सड़क, जिसके दोनों ओर घना जंगल है। पर केसलता और नेहा शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। अंधी चुड़ैल उनके कदमों की आवाज सुनकर सड़क पर आ जाती है। नेहा अपने मुंह पर उंगली रखकर केसलता को इशारा करती है कि हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। दोनों अपने पैरों से जूते निकाल देते हैं और नंगे पैर ही शमशान घाट की तरफ बढ़ते हैं ताकि आवाज ना हो। दोनों को तांत्रिक मिल जाता है। वो आग के पास बैठकर तपस्या कर रहा था। केसलता तांत्रिक के माथे पर रिवॉल्वर रख देती है। ये पुलिस वाली पूछ रही है कि तुमने उस औरत को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा बेटी, उस औरत को चुड़ैल ने मारा। मैं इस गांव को चुड़ैल से मुक्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। चुड़ैल क्या चाहती है? चुड़ैल शांति चाहती है। उसे किसी का बोलना पसंद नहीं। अगर किसी इंसान की आवाज उसके कान में पहुंच जाती है तो वो हमेशा के लिए उसकी जुबान छीन लेती है। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ या कहीं जाकर छुप जाओ। मैं अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल से लड़कर उस चुड़ैल को गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा। नेहा और केसलता एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है। नेहा और केसलता देखते हैं कि तांत्रिक गुस्से में चुड़ैल से कुछ कह रहा है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वे दोनों कुछ सुन नहीं पा रही थी। वे दोनों पास जाकर तांत्रिक और चुड़ैल की बातें सुनने की कोशिश करती हैं। तू इस गांव से चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को गूंगा बनाऊंगी। मुझे शांति चाहिए। मैं अपने गले में पड़ा ताबीज नष्ट कर दूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ताबीज नष्ट हुआ तो मेरे साथ तू भी मर जाएगा। तांत्रिक अपने गले से ताबीज निकालता है और आग में डाल देता है। नहीं! आग में विस्फोट होता है। चुड़ैल मर जाती है और तांत्रिक मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। चुड़ैल के मरते ही केसलता की आवाज वापस आ जाती है। केसलता और नेहा दौड़ते हुए तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। ये आपने क्या किया बाबा? चुड़ैल को मारने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अच्छे काम में अपनी जान भी जाए तो हर्ज नहीं। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका था। मुझे खुशी है कि मैं गांव वालों को चुड़ैल से मुक्त करा के मर रहा हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक मर जाता है।
नेहा और केसलता चुड़ैल के मरने की खुशखबरी जाकर गांव वालों को देते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले रात में भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके चुड़ैल को मारने वाले बाबा की मूर्ति गांव में स्थापित करते हैं। उत्तर प्रदेश में मीरगंज नाम का एक कस्बा था। कस्बे से बाहर एक पुरानी पानी की टंकी थी। घनी झाड़ियों के बीच खड़ी उस टंकी के आसपास कोई नहीं जाता था। टंकी के चारों तरफ कटीले तार लगाए गए थे, क्योंकि अगर कोई जानवर भी उस टंकी के पास चला जाता तो अगले दिन वो मरा हुआ मिलता। एक रात कस्बे में रहने वाला एक पियक्कड़ स्कूल मास्टर मुकेश लगभग बेहोश हालत में घर लौट रहा था। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। आज मैं टंकी के ऊपर चढ़कर पार्टी करूंगा। मुकेश जमीन पर सरक कर कटीले तारों को पार कर गया और टंकी के ऊपर चढ़ने लगा। मुकेश जब टंकी के टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक भयानक भूतनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ी है। अगले दिन सुबह को कटीले तारों के पास लोगों की भीड़ लग गई। संजय नाम का एक लड़का भीड़ को चीरते हुए आगे गया। उसने देखा कि उसके पिता मुकेश की लाश पड़ी हुई है और मुकेश की गर्दन पर कुल्हाड़ी का बड़ा सा निशान है। मुकेश अपने घर पहुंचा और उसने आंखों में आंसू भरकर बुरी खबर अपनी माँ को सुनाई। अपने पिता का अंतिम संस्कार करके जब मुकेश घर लौटा तो अपनी माँ से बोला, मम्मी, जिसने भी पापा को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तेरे पापा पियक्कड़ थे। पूरा कस्बा जानता है कि उस पुरानी टंकी पर कई बुरी आत्माओं का कब्जा है। उससे कूदकर कई लोगों ने जान दी थी। तेरे पापा भी ये बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शराब के नशे में उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता। वे जरूर उस टंकी पर गए होंगे। किसी ने कोई धारदार चीज गर्दन पर मारकर उन्हें टंकी से नीचे फेंका होगा। तुम बदले के चक्कर में मत पड़ो बेटा। उन भूत प्रेतों से हम कमजोर इंसान नहीं लड़ सकते। संजय अपनी माँ के सामने बदले की बात नहीं दोहराता, लेकिन मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगा। संजय ने दुकान से एक कुल्हाड़ी खरीदी और अपने घर में छुपा कर रख दी। रात में जब उसकी माँ सो गई तो वो अपने बिस्तर से उठा और कुल्हाड़ी लेकर पुरानी टंकी की ओर चल दिया। पहले संजय ने कुल्हाड़ी से कटीले तारों को काटकर उसमें एक बड़ा छेद किया। उसने छेद से एक टांग अंदर रखी ही थी कि वहाँ दो चुड़ैले आ गईं। बाप तो मरा ही, अब बेटा भी मरेगा। एक चुड़ैल ने तारों के अंदर से संजय की टांग पकड़ ली और दूसरी ने बाहर से। फिर वे दोनों संजय की टांगे पकड़कर खींचने लगी। आ, 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 आ। मारने से पहले तेरी टांगे चीर डालूंगी। संजय बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। वो कटीले तारों के बीच में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करें। उधर संजय की माँ की आंख खुल गई। उसे कहीं दूर से चीखने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि संजय अपने बिस्तर पर नहीं है। संजय की माँ समझ गई कि ये संजय के ही चीखने की आवाज है। उसने एक मशाल जलाई और टंकी की तरफ दौड़ी। जब चुड़ैलों ने किसी को आग लेकर आते देखा तो वे संजय को छोड़कर गायब हो गई। ये तूने अपना क्या हाल बना लिया बेटा। मैंने मना किया था ना कि उस बुरी आत्माओं से तू अकेला नहीं लड़ पाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल बेटा, घर चल। नहीं मम्मी, आज चुड़ैल को मारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। संजय की माँ ने संजय को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजय नहीं माना। ठीक है, तुझे टंकी पर जाना ही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कुल्हाड़ी और मशाल लेकर संजय और उसकी माँ ने टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। अचानक सीढ़ियों पर एक भूतनी आ गई और संजय की माँ का पैर खींचकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। संजय ने सीधे कुल्हाड़ी फेंक कर मारी और भूतनी की गर्दन अलग कर दी। भूतनी का धड़ सीढ़ियों पर पड़ा रहा और सिर दूर जमीन पर जा गिरा। संजय ने माँ को उठाया और फिर वे दोनों आगे चलने लगे। उधर भूतनी का धड़ सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपने सिर के पास आ गया और उसने जमीन से उठाकर अपनी खोपड़ी वापस लगा ली।
उधर संजय और संजय की माँ टंकी के टॉप पर पहुँचे, जहाँ एक चुड़ैल कुल्हाड़ी लिए पहले ही खड़ी थी। जो भी इस टंकी पर आया, मैंने उसे मौत के घाट उतारा। अपनी मौत के बाद तुम दोनों भी मेरी तरह भूत बन जाओगे। चुड़ैल ने कुल्हाड़ी से संजय पर हमला किया, लेकिन संजय ने चुड़ैल का हाथ पकड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया। फिर संजय की माँ ने मशाल से चुड़ैल में आग लगा दी। चुड़ैल चीखते हुए मरने लगी। तभी अचानक पीछे से दूसरी चुड़ैल आ गई और उसने संजय की माँ की गर्दन पकड़ ली। माँ के हाथ से मशाल छूटकर गिर गई। संजय ने चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और कुल्हाड़ी से बाल काट दिए। चुड़ैल ने माँ की गर्दन छोड़ दी। संजय की माँ ने तुरंत मशाल उठाई और चुड़ैल में आग लगा दी। इस तरह दोनों चुड़ैलों को खत्म करके संजय और उसकी माँ घर लौट आए। अगले दिन उन्होंने लोगों से कहा, अब टंकी के पास जो जाना चाहे जा सकता है। बुरी आत्माएं खत्म हो चुकी हैं। जल्दी ही टंकी के चारों ओर लगी कटीले तार की बाड़ हटा दी गई और टंकी के पास एक पार्क बना दिया गया। हालांकि कस्बे के लोग अभी भी उस टंकी के पास जाने से डरते हैं और अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते। अमरीश अपने परिवार के साथ जॉब करने के लिए लखनऊ गया था। उसने शहर से थोड़ा बाहर एक पुराना मकान खरीद लिया। यहाँ इतनी दूर से आप ऑफिस तक कैसे पहुँचेंगे? मोटरसाइकिल से वहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। अमरीश जिस रोड से जाया करता था उस पर एक पेट्रोल पंप पड़ता था। अमरीश एक दिन सुबह जब ऑफिस जा रहा था तो उसने सोचा कि बाइक में पेट्रोल भरवा ले, लेकिन पेट्रोल पंप बंद था। अमरीश ने नोटिस किया कि पेट्रोल पंप दिन में हमेशा बंद रहता है और रात को खुला रहता है। उसने एक दिन अपने पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी से पूछा, भाई साहब, आलमगिरीगंज जाने वाले रोड पर जो पेट्रोल पंप पड़ता है वो सिर्फ रात में ही क्यों खुलता है? उस रोड पर तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कभी इतना बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई नहीं दिया? आप यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए शायद आपको भ्रम हो गया होगा। आलमगिरीगंज वाली रोड पर तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अमरीश ने डिसाइड किया कि वो अगली रात उस पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरवाएगा और पेट्रोल पंप का फोटो भी खींचेगा। अगले दिन अमरीश ऑफिस से जानबूझकर काफी देर से निकला ताकि रात हो जाए और पेट्रोल पंप खुला हुआ मिले। अमरीश बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर खड़े आदमी के पास पहुंचा। भैया 3 लीटर डाल देना। अमरीश ने देखा कि पेट्रोल डालने वाले आदमी के पैर उल्टे हैं। अमरीश थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आपके पैर उल्टे कैसे हैं? अच्छा लो, अभी सीधे कर देता हूँ। आदमी नीचे झुका और उसने अपने दोनों पैर मोड़कर सीधे कर दिए। बताओ, अब ठीक लग रहा है ना? कहो तो तुम्हारे पैर भी उल्टे कर दूं? नहीं नहीं नहीं। अमरीश ने पैसे दिए और मोटरसाइकिल धीरे से पीछे करने लगा। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रेस दी, लेकिन मोटरसाइकिल आगे बढ़ी ही नहीं। अमरीश ने महसूस किया कि बाइक को किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। अमरीश ने पीछे मुड़कर देखा, एक चुड़ैल ने बाइक पकड़ रखी थी। बाबूजी, हमारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के साथ हवा फ्री में चेक की जाती है। कहो तो आपकी मोटरसाइकिल में हवा चेक कर लूं। अमरीश ने घबराहट में बाइक की रेस एकदम से बढ़ा दी और मोटरसाइकिल चल पड़ी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जमीन पर कई सारे मुर्दे लेटे हुए हैं। वो उनके ऊपर से बाइक चलाते हुए सड़क पर आ गया। मुर्दे जमीन से उठ गए और अमरीश की तरफ बढ़ने लगे। अमरीश ने जल्दी से मोबाइल निकाला, फोटो खींचा और तेजी से बाइक दौड़ा दी। फिर उसने डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही वो रास्ते में कहीं बाइक रोक पाया। क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या बाइक पर भी हवा नहीं लग रही थी? जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं शर्मा जी के घर जा रहा हूँ। लौट कर आकर तुम्हें सारी बात बताऊंगा। अमरीश शर्मा जी के घर पहुँचा। शर्मा जी अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। आओ आओ अमरीश, इतने घबराए हुए क्यों हो? इनसे मिलिए। गुप्ता जी, ये हमारे नए पड़ोसी हैं। भाई साहब, मैंने आपको जिस पेट्रोल पंप के बारे में बताया था, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ।
वहां मेरे साथ अजीब तरह की घटनाएं हुई। मैंने उसका फोटो भी खींचा है। अमरीश ने मोबाइल निकालकर फोटो सर्च किया, लेकिन फोटो में सिर्फ काला अंधेरा आया था और कुछ भी नहीं। इस फोटो में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अमरीश जी, आप जिस पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं वो आज से करीब 20 साल पहले वहां पर था। उस पेट्रोल पंप पर आग लग गई थी। वहां काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज मारे गए थे। रात में उन्हीं लोगों की आत्माएं वहां भटकती हैं। बेहतर होगा कि आप उस रोड में जाना छोड़ दें और अलीगंज वाले रोड से अपने ऑफिस जाया करें। जैसा आपके साथ हुआ वैसा यहाँ और लोगों के साथ भी हो चुका है। उस दिन के बाद से अमरीश ने अलमगिरी गंज वाली रोड पर जाना छोड़ दिया। आज भी वहाँ से गुजरने वाले लोगों को रात में पेट्रोल पंप दिखाई देता है। मेरठ के पास चांदपुर नाम का एक कस्बा था। कस्बे में अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक रात अर्जुन की माँ ने उसे 2 बजे उठा दिया। अर्जुन, मेरा पेट खराब हो रहा है, मेडिकल से जाकर दवाई ले आ। अम्मा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। रात के 2 बज रहे हैं। इस समय कोई मेडिकल नहीं खुला होगा। हनुमान मेडिकल रात भर खुला रहता है, वहीं चला जा। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं खुद जाऊंगी। तुम रहने दो अम्मा, मैं ही जाता हूँ। रात का समय है, लंबे वाले रास्ते से जाना, कब्रिस्तान वाले छोटे रास्ते से मत जाना। अर्जुन ने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया और कब्रिस्तान वाले छोटे रास्ते से ही मेडिकल तरफ चला गया। उसने देखा कि कब्रिस्तान में एक आदमी कब्रों पर भस्म डालकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्जुन ने हनुमान का नाम जपा और तेजी से वहाँ से खिसक लिया। लौटते समय वो कब्रिस्तान के रास्ते से नहीं आया। अगले दिन उसने कब्रिस्तान की बात अपने दोस्त अली को बताई। जिस आदमी को तुमने कब्रिस्तान में देखा था उसका नाम हयात खान है। कुछ साल पहले उसका जवान बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तब से वो पागल जैसा हो गया है। कहते हैं वो कयामत की रात लेकर आएगा। कयामत की रात वो रात होगी जिसमें सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। बहुत लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसी कोई रात नहीं आएगी, लेकिन वो अपने विश्वास पर अडिग है। अल्लाह जाने कि कोई ऐसी रात आएगी या नहीं। उस रात जब अर्जुन घर पहुंचकर अपनी साइकिल आंगन में खड़ी कर रहा था तो उसने देखा कि जमीन में से पूरी तरह कीचड़ से सनी एक आकृति उठकर उसकी तरफ चली आ रही है। भूतनी, भूतनी, बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। अर्जुन चिल्लाता हुआ अपने घर में घुस गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर से आवाज आई, अर्जुन दरवाजा खोल, मैं तेरी माँ हूँ। अर्जुन ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह कीचड़ में लथपथ खड़ी हुई है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया माँ। इस तरह तुम जमीन में क्यों लेटी हुई थी? तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मैंने आंगन में अपनी कब्र खोदी है। जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी आंगन में गाड़ देना। मरने के बाद मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। अब आगे से ऐसा कभी मत करना माँ। मुझे लगा कि कयामत की रात आ गई है। कयामत की रात? हाँ, आज अली बता रहा था कयामत की रात के बारे में। अंदर आओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। एक रात अर्जुन की माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। लगता है माँ को अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अर्जुन ने अपनी माँ को साइकिल पर पीछे बिठा दिया और खुद साइकिल संभालकर धीरे धीरे चलने लगा। जल्दी हॉस्पिटल पहुँचने के लिए उसने कब्रिस्तान वाला रास्ता चुना। अर्जुन जब कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो उसने देखा कि कब्र से मुर्दे बाहर निकल रहे हैं। तभी अचानक अर्जुन के पीछे एक मुर्दा आया और अर्जुन की माँ को उठाकर ले गया। अर्जुन की माँ चिल्लाती रह गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अर्जुन ने अपनी जेब टटोली। उसकी जेब में माचिस थी। माचिस जलाकर उसने एक सूखी लकड़ी में आग लगाई और मुर्दे के पीछे भागा। अर्जुन ने पहले तो लकड़ी मारकर मुर्दे को गिरा दिया और फिर मुर्दे में आग लगा दी।
अर्जुन ने पीछे पलटकर देखा। कुछ मुर्दे उसकी साइकिल उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? ये मुर्दे जिंदा कैसे हो गए? माँ, लगता है आज कयामत की रात है। हयात खान ने मुर्दों को जिंदा कर दिया है। तभी एक मुर्दा उड़ता हुआ आया और अर्जुन की टांग पकड़कर उसे खींच कर ले गया। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ बचाओ। माँ ने जब देखा कि बेटे की जान खतरे में है तो उसके अंदर एकदम शक्ति आ गई। माँ ने जलती हुई लकड़ी उठाई और मुर्दे के पीछे भागी। अर्जुन ने मुर्दे को लात मारकर किसी तरह खुद को छुड़ाया। तब तक उसकी माँ उसके पास पहुँच गई थी। अर्जुन ने अपनी माँ के हाथ से जलती हुई लकड़ी ली और मुर्दे में आग लगा दी। अर्जुन ने देखा कि उसका दोस्त अली उसकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। अर्जुन, जिसका डर था वही हुआ। हयात खान ने अपनी बलि देकर तंत्र मंत्र से कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा कर दिया है। मुर्दे लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पूरे कस्बे में कोहराम मच गया है। तो अब क्या होगा? क्या मुर्दे सब जिंदा इंसानों को खा जाएंगे? मैंने तंत्र विद्या की किताब में पढ़ा है कि जिसकी बलि से मुर्दे जिंदा हुए हैं, अगर उस इंसान को जला दिया जाए तो मुर्दे वापस कब्र में चले जाएंगे। हमें किसी भी तरह हयात खान की लाश को जलाना होगा। अर्जुन ने अपनी माँ को एक पेड़ के ऊपर सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया और अली के साथ कब्रिस्तान की ओर भागा। एक मुर्दे ने अली का हाथ पकड़ लिया और वो अली का हाथ उखाड़कर भाग गया। अर्जुन जब लाश की तरफ जा रहा था तो एक मुर्दे ने उसकी माचिस छीन ली। अली ने पीछे से मुर्दे को लात मारी। मुर्दा धरती पर गिरा और उसके हाथ से माचिस छूट गई। अर्जुन ने तुरंत माचिस उठाई और माचिस की कई तिलियां जलाकर हयात खान की लाश में आग लगा दी। जैसे ही हयात खान का शरीर जलना शुरू हुआ, सारे मुर्दे वापस कब्रिस्तान की ओर आने लगे और अपनी अपनी कब्र में जाने लगे। दिन निकलने तक सारे मुर्दे कब्रों में वापस लौट चुके थे। कस्बे के लोगों ने अर्जुन और अली को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में मीरगंज नाम का एक कस्बा था। कस्बे से बाहर एक पुरानी पानी की टंकी थी। घनी झाड़ियों के बीच खड़ी उस टंकी के आसपास कोई नहीं जाता था। टंकी के चारों तरफ कटीले तार लगाए गए थे, क्योंकि अगर कोई जानवर भी उस टंकी के पास चला जाता तो अगले दिन वो मरा हुआ मिलता। एक रात कस्बे में रहने वाला एक पियक्कड़ स्कूल मास्टर मुकेश लगभग बेहोश हालत में घर लौट रहा था। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। आज मैं टंकी के ऊपर चढ़कर पार्टी करूंगा। मुकेश जमीन पर सरक कर कटीले तारों को पार कर गया और टंकी के ऊपर चढ़ने लगा। मुकेश जब टंकी के टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक भयानक भूतनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ी है। अगले दिन सुबह को कटीले तारों के पास लोगों की भीड़ लग गई। संजय नाम का एक लड़का भीड़ को चीरते हुए आगे गया। उसने देखा कि उसके पिता मुकेश की लाश पड़ी हुई है और मुकेश की गर्दन पर कुल्हाड़ी का बड़ा सा निशान है। मुकेश अपने घर पहुंचा और उसने आंखों में आंसू भरकर बुरी खबर अपनी माँ को सुनाई। अपने पिता का अंतिम संस्कार करके जब मुकेश घर लौटा तो अपनी माँ से बोला, मम्मी, जिसने भी पापा को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तेरे पापा पियक्कड़ थे। पूरा कस्बा जानता है कि उस पुरानी टंकी पर कई बुरी आत्माओं का कब्जा है। उससे कूदकर कई लोगों ने जान दी थी। तेरे पापा भी ये बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शराब के नशे में उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता। वे जरूर उस टंकी पर गए होंगे। किसी ने कोई धारदार चीज गर्दन पर मारकर उन्हें टंकी से नीचे फेंका होगा। तुम बदले के चक्कर में मत पड़ो बेटा। उन भूत प्रेतों से हम कमजोर इंसान नहीं लड़ सकते। संजय अपनी माँ के सामने बदले की बात नहीं दोहराता, लेकिन मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगा। संजय ने दुकान से एक कुल्हाड़ी खरीदी और अपने घर में छुपा कर रख दी। रात में जब उसकी माँ सो गई तो वो अपने बिस्तर से उठा और कुल्हाड़ी लेकर पुरानी टंकी की ओर चल दिया। पहले संजय ने कुल्हाड़ी से कटीले तारों को काटकर उसमें एक बड़ा छेद किया। उसने छेद से एक टांग अंदर रखी ही थी कि वहाँ 2 चुड़ैलें आ गईं। बाप तो मरा ही, अब बेटा भी मरेगा। एक चुड़ैल ने तारों के अंदर से संजय की टांग पकड़ ली
और दूसरी ने बाहर से। फिर वे दोनों संजय की टांगे पकड़कर खींचने लगी। आ, 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 आ। मारने से पहले तेरी टांगे चीर डालूंगी। संजय बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। वो कटीले तारों के बीच में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करें। उधर संजय की माँ की आंख खुल गई। उसे कहीं दूर से चीखने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि संजय अपने बिस्तर पर नहीं है। संजय की माँ समझ गई कि ये संजय के ही चीखने की आवाज है। उसने एक मशाल जलाई और टंकी की तरफ दौड़ी। जब चुड़ैलों ने किसी को आग लेकर आते देखा तो वे संजय को छोड़कर गायब हो गई। ये तूने अपना क्या हाल बना लिया बेटा। मैंने मना किया था ना कि उस बुरी आत्माओं से तू अकेला नहीं लड़ पाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल बेटा घर चल। नहीं मम्मी, आज चुड़ैल को मारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। संजय की माँ ने संजय को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजय नहीं माना। ठीक है, तुझे टंकी पर जाना ही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कुल्हाड़ी और मशाल लेकर संजय और उसकी माँ ने टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। अचानक सीढ़ियों पर एक भूतनी आ गई और संजय की माँ का पैर खींचकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। संजय ने सीधे कुल्हाड़ी फेंक कर मारी और भूतनी की गर्दन अलग कर दी। भूतनी का धड़ सीढ़ियों पर पड़ा रहा और सिर दूर जमीन पर जा गिरा। संजय ने माँ को उठाया और फिर वे दोनों आगे चलने लगे। उधर भूतनी का धड़ सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपने सिर के पास आ गया और उसने जमीन से उठाकर अपनी खोपड़ी वापस लगा ली। उधर संजय और संजय की माँ टंकी के टॉप पर पहुँचे, जहाँ एक चुड़ैल कुल्हाड़ी लिए पहले ही खड़ी थी। जो भी इस टंकी पर आया, मैंने उसे मौत के घाट उतारा। अपनी मौत के बाद तुम दोनों भी मेरी तरह भूत बन जाओगे। चुड़ैल ने कुल्हाड़ी से संजय पर हमला किया, लेकिन संजय ने चुड़ैल का हाथ पकड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया। फिर संजय की माँ ने मशाल से चुड़ैल में आग लगा दी। चुड़ैल चीखते हुए मरने लगी। तभी अचानक पीछे से दूसरी चुड़ैल आ गई और उसने संजय की माँ की गर्दन पकड़ ली। माँ के हाथ से मशाल छूटकर गिर गई। संजय ने चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और कुल्हाड़ी से बाल काट दिए। चुड़ैल ने माँ की गर्दन छोड़ दी। संजय की माँ ने तुरंत मशाल उठाई और चुड़ैल में आग लगा दी। इस तरह दोनों चुड़ैलों को खत्म करके संजय और उसकी माँ घर लौट आए। अगले दिन उन्होंने लोगों से कहा, अब टंकी के पास जो जाना चाहे जा सकता है। बुरी आत्माएं खत्म हो चुकी हैं। जल्दी ही टंकी के चारों ओर लगी कटीले तार की बाड़ हटा दी गई और टंकी के पास एक पार्क बना दिया गया। हालांकि कस्बे के लोग अभी भी उस टंकी के पास जाने से डरते हैं और अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते।